Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about India-US relations. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सो इंडिया यूएस रिलेशंस को हम क्यों कवर कर रहे हैं वो भी ज़रा देखते हैं, करेंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज़ ऑन स्टेट विजिट टू यूएस फॉर 3 days फ्रॉम 21st to 23rd जून. तो ध्यान दीजिए, इट इज़ फर्स्ट स्टेट विजिट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर टू द यूएस. इसके पहले भी वो जब से 2014 में वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो 6 बार यूएस विजिट कर चुके हैं. लेकिन ये वाली जो विजिट है वो स्पेशल है क्योंकि इट इज़ फर्स्ट स्टेट विजिट. तो स्टेट विजिट होता क्या है वो ज़रा समझिए. पहले भी 6 दफ़ा उन्होंने विजिट किया है आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, बट स्टेट विजिट इज़ डिफरेंट. इट इज़ हाईएस्ट रैंक्ड विजिट अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल. तो बेसिकली अलग अलग टाइम में जब विजिट किया उन्होंने, उसको स्टेट विजिट का दर्जा नहीं दिया गया. जब स्टेट विजिट का दर्जा दिया जाता है तो वो समझिए हाईएस्ट रैंक्ड विजिट होता है एज पर the protocols established by countries. It is an honor reserved for close and strategic allies. तो जो बहुत ही करीबी देश होते हैं बस उनके लिए ही स्टेट विजिट रखा जाता है. और अब इंडिया को के प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट दिया गया है यूएस के अंदर. दैट इज़ एन इंडिकेशन फ्रॉम यूएस साइड दैट यूएस रिगार्ड्स इंडिया एज इट्स क्लोज एंड स्ट्रैटेजिक अलाई. तो इसमें जो स्टेट विजिट होता है उसमें कई सारे सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे स्टेट डिनर एट वाइट हाउस विद द यूएस प्रेसिडेंट एंड ऑल. तो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने वो स्टेट डिनर करेंगे एट वाइट हाउस. उसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे पे उन्होंने योगा परफॉर्म किया एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. तो इस तरीके से स्टेट विजिट पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी. वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर आप जानना चाहते हैं तो बस जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये भी समझ लीजिए कि मौजूदा यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के अंतर्गत ये तीसरा स्टेट विजिट है. बस अभी तक बस 2 लोगों को और उन्होंने स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किया. वो हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सूक योल. नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो अब ज़रा देखते हैं कि आखिर यूएस इंडिया के साथ उसके जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं उसकी क्या हिस्ट्री है. क्यों यूएस इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर और क्यों यूएस हमें अपने सबसे स्ट्रैटेजिक और क्लोज अलाइज का स्टेटस दे रहा है. तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रखा है. तो नहीं भी तो भी आपको जानना चाहिए कि कोल्ड वॉर के टाइम में 1945 से जब से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ है तब से वर्ल्ड वेंट इनटू अ फेज जिसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं. और कोल्ड वॉर को जो टाइम था 1945 से लेकर के 1991 तक का, उस दौर में उस फेज में यूएस वाज समहाउ एंटी इंडिया. उसके 2 कारण थे. एक तो पाकिस्तान जो हमेशा से ही एंटी इंडिया रहा है, वो यूएस का अलाई था, यूएस ब्लॉक का अलाई था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम बिकॉज इट हैड ज्वाइंट सियाटो ग्रुप. तो पाकिस्तान हैड फॉर्मली, पाकिस्तान वाज नॉट मेंबर ऑफ नैम, पाकिस्तान हैड फॉर्मली ज्वाइंट यूएस ब्लॉक. और दूसरा, इंडिया ने फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया हुआ था यूएसएसआर के साथ 1971 में. तो दो इंडिया फॉलोड नैम बट इंडिया हैड सोन इट्स इंक्लिनेशन टूवर्ड्स यूएसएसआर. तो ये 2 कारणों से कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस मेंटेन्ड समहाउ अ हॉस्टाइल और यू मे से एंटी इंडिया स्टैंड. बट 1991 के बाद से ग्लोबल ऑर्डर काफ़ी हद तक बदले. कोल्ड वॉर डायनेमिक्स वेयर नो लॉन्गर रिलेवेंट और इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया, जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी गॉट ओपन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स. और यूएस की कंपनियां दे बिकेम मोर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस इन इंडिया एंड दैट इज़ वाई 1991 ऑनवर्ड्स यूएस डेवलप्ड सम कॉमर्शियल इंटरेस्ट्स इन इंडिया. बट कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कुछ खास या डिफेंस कन्वर्जेंस में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं. फिर हुआ 2001 में 2-3 मेजर इवेंट. एक तो यूएस के ऊपर टेररिस्ट अटैक, जिसके बाद से यूएस स्टार्टेड टू टेक द स्कॉर्च ऑफ टेररिज्म सीरियसली. उसके पहले यूएस वुड बिलीव कि उसके ऊपर कभी टेररिस्ट अटैक हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द जोग्राफी इट
मैनेजेस। लेकिन यूएस के ऊपर जब टेररिस्ट अटैक हुए तो यूएस देन स्टार्टेड टू डेवलप सम कन्वर्जेंस विथ इंडिया इन ऑर्डर टू कर्ब टेररिज्म, क्योंकि इंडिया तो पहले से ही टेररिज्म का विक्टिम बना हुआ था। 1990s में ही प्लेन हाईजैक हुए, टेरर अटैक्स हुए, तो 2001 के बाद से टेररिज्म को लेकर के इंडिया और यूएस के बीच में कन्वर्जेंस डेवलप हुई। और दूसरा, बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना started to assert its dominance in global order, challenging US hegemony. तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएस स्टार्टेड टू बिलीव कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी यूनिपोलर डोमिनेटेड बाय यूएस, बट विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी चाइना स्टार्टेड टू चैलेंज यूएस हेजेमनी। और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के पास इंडिया से बेहतर कोई अलाई हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया और चाइना बोथ शेयर अ काइंड ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट सिंस 1962 बिकॉज ऑफ द वॉर वी हैड। तो तब से यूएस हैज़ बीन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग डिफेंस कन्वर्जेंस, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस विथ इंडिया। तो 1990 से ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो था ही यूएस का, 21st सेंचुरी में डिफेंस कन्वर्जेंस भी है, डिफेंस इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा यूएस का इंडिया के अंदर। और कई सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुए 21st सेंचुरी में। तो चाइना फैक्टर एंड एंटी टेररिज्म फैक्टर, दो फैक्टर आप मान सकते हैं डिफेंस कन्वर्जेंस के लिए बिटवीन इंडिया एंड यूएस। डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ दोनों देशों के बीच में, जिसको हमने 10 साल बाद 2015 में अपग्रेड कर दिया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव में। तो DFA वाज अपग्रेडेड इनटू DTTI। देन इन 2016 यूएस डिक्लेयर्ड इंडिया एज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर। और कई सारे फंडामेंटल या फाउंडेशनल बेसिक अग्रीमेंट साइन हुए, लेमोआ, कॉमकासा, बेका। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्लासेस में। इन 2018 यूएस अकॉर्डेड इंडिया द स्टेटस ऑफ STA1। STA1 स्टेटस देने का मतलब है कि अब जितने भी हाई या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होंगे डिफेंस से रिलेटेड या वेपन से रिलेटेड, वो भी यूएस इंडिया को अब सप्लाई कर सकता है। तो STA1 टैग देने के बाद आप समझिए कि यूएस अपने सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी इंडिया को देने के लिए रेडी हो गया। एंड यूएस इंडिया हैव देन एंटर इनटू मेनी ग्रुप्स लाइक क्वाड, I2U2, मालाबार एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन, बट उसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है इन रिसेंट टाइम, अदरवाइज इट हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस 1992 इटसेल्फ। बिल्कुल हाल फिलहाल में ICET एक अग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। 2-3 दिनों पहले भी जब मैं IPEF में बात कर रहा था तो वहाँ मैंने ICET की बात की थी। तो ये अग्रीमेंट साइन किया गया है विच विल हेल्प इन कोलैबोरेशन बिटवीन द टू साइड्स एज फार एज टेक्नोलॉजी और ट्रेड इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस आर कंसर्न। तो इन सारे जो नए इमर्जिंग एरियाज हैं उसमें ट्रेड में और कोलैबोरेशन में हेल्पफुल रहेगा ये नया एग्रीमेंट ICET साइन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये सारे एरियाज हैं विच रिफ्लेक्ट्स की हाउ क्लोज इंडिया एंड यूएस आर कमिंग इन करेंट टाइम्स एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। बाकी भी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं जहाँ पे यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है, बट न्यूक्लियर मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल्स आप कह सकते हैं, यूरेनियम वगैरह में इंडिया इज़ नॉट वेरी रिच। तो वी हेवली रिलाई ऑन इम्पोर्ट ऑफ सच मटेरियल्स। उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर सिविलियन पर्पसेस हैं, पावर पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए, उसको भी डेवलप करने के लिए इंडिया नीड्स सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड हु हैव मास्टर्ड सच टेक्नोलॉजीज लाइक फ्रांस और रसिया और यूक्रेन। तो इंडिया के ऊपर जब से हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया 1974 में, तब से ही एक ग्रुप बना दी गई थी NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसने आपस में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप किया कि हम लोग किसी भी देश को जो विच इज़ आउटसाइड NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसको हम लोग ना ही न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ना ही न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे। तो बेसिकली ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया और इंडिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मटेरियल ना मिले, इसलिए यूएस ने ही बाकी दुनिया के उस टाइम के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाया था NSG, ताकि इंडिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल ना मिले। और यूएस ने ही 2006 में, ये बताता है कि कैसे यूएस का अप्रोच
या व्यू इंडिया को लेकर के बदला। इसी यूएस ने 2006 में इंडिया के साथ इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया, जिसको कई बार 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यूएस का जो सिविल न्यूक्लियर एक्ट है उसके सेक्शन 123 के हिसाब से यूएस कैन हेल्प अदर वर्ल्ड कंट्रीज टू हैव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल फॉर सिविलियन पर्पस। तो इसीलिए कभी कभार इसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो उसी यूएस ने जो एनएसजी बनाया था, जिसने मेनली लीड करके, और इंडिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना मिले, न्यूक्लियर वेपन ना मिले, उसके लिए ग्रुप, न्यूक्लियर मटेरियल ना मिले, उसके लिए ग्रुप बनाया था, उसी यूएस ने हमें एनएसजी से एग्जेम्पशन दे दिया। तो मतलब ये सिविल न्यूक्लियर डील साइन करके यूएस ने हमें एक तरह से एग्जेम्पशन दे दिया कि डिस्पाइट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ एनएसजी, इंडिया could get access to nuclear technology और nuclear material for civilian purpose। ध्यान रहे civilian purpose, not for armed purposes। इंडिया ने उसके बाद NSG मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया, एंड यूएस हैड गिवन कंप्लीट सपोर्ट टू इंडिया टू गेट एंट्री इनटू NSG। वो बात अलग है कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया इंडिया की मेंबरशिप टू NSG। यूएस ने काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की थी 2016 में इन ऑर्डर टू इंश्योर entry to NSG for India, but this attempt was blocked by China on the ground कि NSG के अंदर एंट्री जो होनी चाहिए उसका कुछ तो रूल होना चाहिए, रूल बेस्ड एंट्री होनी चाहिए। एंड चाइना प्रपोज्ड कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी होना मैंडेटरी होना चाहिए फॉर एनी कंट्री टू गेट मेंबरशिप ऑफ NSG। ये कुछ टेक्निकल बातें मैं बोल गया यहाँ पे, ये वो स्टूडेंट्स आराम से समझ जाएंगे जो NSG, NPT इनको समझते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी सुनना शुरू किया, जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस अभी हुआ नहीं है, उनको वेट करना होगा। लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि 21st सेंचुरी में यूएस ने अलग अलग एरियाज़ में कोऑपरेशन एक्सटेंड किया इंडिया के लिए, चाहे डिफेंस हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, या ट्रेड या इकोनॉमिक रिलेशंस हो। कुछ दिनों पहले भी हम बात कर रहे थे कि यूएस हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। In fact, US has emerged as India's second largest FDI source, replacing Mauritius। तो मॉरिशस इतना छोटा देश वो FDI का सोर्स बना हुआ था, mainly because it was acting like a tax haven and because of misuse of double taxation avoidance agreement। Again, double taxation avoidance agreement can be understood by those students who have done economics, right? तो अब जैसे ही मॉरिशस से हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड कर दिया है, नाउ यूएस हैज़ रिप्लेस्ड मॉरिशस एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI। तो ट्रेड में भी, इकोनॉमिक रिलेशंस में भी देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लेकिन इंडिया यूएस रिलेशंस में क्या चैलेंजेस हैं, आखिर क्या क्या हिंड्रेंसेज हैं? तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस तो है बेट एंड ब्लीड पॉलिसी ऑफ द यूएस। दुनिया के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि यूएस जो ये डिफेंस कन्वर्जेंस दिखा रहा है इंडिया के साथ, उसके पीछे यूएस का मुख्य इंटरेस्ट है, वो है इंडिया को एक बेट की तरह इस्तेमाल करना अगेंस्ट चाइना, बिकॉज यूएस डज नॉट वांट टू कन्फ्रंट चाइना डायरेक्टली एंड इट इज़ यूजिंग इंडिया एज अ बेट। सेकेंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इशूज़ हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशूज़ हैं। देखिए, हमारी जो देश की कंपनियां हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल में, वी फॉलो WTO के ट्रिप्स नॉर्म को, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नॉर्म होता है। बट यूएस के अंदर बार बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इंडियन कंपनियां जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करती, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्पेक्ट नहीं करती। यूएस के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स की वहाँ के ट्रेड कंपनियां जो हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रिपोर्ट है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पे फिक्की वगैरह है ना, जो कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन, कॉरपोरेट्स का रिप्रेजेंटेशन देता है सरकार के तरफ, सरकार के सामने कॉरपोरेट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फिक्की, ताकि कॉरपोरेट्स अपना ओपिनियन सरकार के सामने रख सकें। वैसे ही यूएस के अंदर है USTR, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, स्पेशल 301 रिपोर्ट। उसमें दुनिया के अलग अलग देशों को वो अलग अलग लिस्ट में कैटेगराइज करता है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट या वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया का नाम है, चाइना का नाम है, रसिया का नाम है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब है कि इन देशों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट हो रहे हैं एंड यूएस इज क्लोजली वॉचिंग देम। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन Indian companies that you do not follow intellectual property rights very seriously, and there might be some embargo or restriction on you over a period of time.
ट्रेड तो हमारे और यूएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, बट डोनाल्ड ट्रंप के रेजीम में थोड़े बहुत प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज भी देखे गए जब इंडिया से जाने वाला सीमेंट या स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था यूएस ने। उसके अलावा H1B वीज़ा नॉर्म्स जिसका इस्तेमाल करके इंडियंस स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेशनल्स, खासकर प्रोफेशनल्स नॉट स्टूडेंट्स, H1B वीज़ा में इंडिया से कई सारे प्रोफेशनल जो यूएस जा करके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं, उसके नॉर्म्स भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिए गए थे। उसके अलावा दो यूएस हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान अ लिटिल बिट, बट इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान in one way or the other. For example, US has supplied F-16 nuclear capable fighter jet to Pakistan. So that is one matter of concern between India and US. और CAATSA law, countering America's adversary through sanctions. ये कानून के हिसाब से any country who that trades with Russia, नॉर्थ कोरिया और ईरान विल फेस सैंक्शंस फ्रॉम यूएस। अब ये CAATSA लॉ इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से तो हम ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, लेकिन ईरान एंड रसिया आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक अलाइज। रसिया से हम बहुत सारा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, ईरान से हम लोग एनर्जी इंपोर्ट्स करते हैं, और CAATSA लॉ इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज इट्स कॉमर्शियल रिलेशंस विद रसिया एंड ईरान। सो ये सब कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है बिटवीन इंडिया एंड US as far as our relations are concerned. The next article is about Law Commission seeking its view on Uniform Civil Code. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो what is Uniform Civil Code वो ज़रा देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में भी ज़रूर पढ़ रखा होगा, DPSP का हिस्सा है, जो कहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी सिविल मैटर से रिलेटेड जो भी कानून हैं, नियम हैं, वो भी यूनिफॉर्म तरीके से एप्लीकेबल होने चाहिए ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अभी देखिए, जैसे कोई भी मुद्दा है, कोई भी कानून है, उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, या दो क्लासिफिकेशंस हैं उनके। कुछ मामले जो हैं उनको सिविल मैटर्स कहा जाता है, कुछ को कहा जाता है क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जिसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी है। अभी मर्डर किया है आपने, तो आप पे IPC 302 ही लगेगा, 302 ही लगेगा, और प्रोसीजर वही होगा, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, क्योंकि वो क्रिमिनल मैटर है। क्रिमिनल मैटर जो है दैट इज़ कंसिडर टू बी क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, एंड देयर इज़ कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी। उसमें इंडिविजुअलिटी का कोई स्कोप है नहीं, सब्जेक्टिविटी का कोई स्कोप है नहीं। क्रिमिनल मैटर्स में पूरी ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन फिर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको सिविल मैटर्स में रखा गया है, जैसे मैरिज रिलेटेड प्रोविजंस, इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रोविजंस, डिवोर्स रिलेटेड प्रोविजंस, क्योंकि ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा सीधा रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है, और रिलीजन जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलीजन में बातें की गई हैं अबाउट मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी या एडॉप्शन एंड ऑल। तो इस कारण से जो सिविल मैटर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस देखा जा सकता है इंडिया के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर। तो सिविल मैटर्स में आज भी नियम कानून अलग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, शादियों को लेकर के या डिवोर्स को लेकर के। लेकिन हमारा संविधान आर्टिकल 44 में DPSP में स्टेट को डायरेक्ट करता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें सिविल मैटर्स में भी यूनिफॉर्मिटी अटेन करनी है। दैट इज़ अ प्रपोजल और दैट इज़ अ एम दैट हैज़ टू बी अटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कई सारे पर्सनल लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे गाइड आवर सिविलियन मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल laws that pertain to certain groups, for example Hindus and Muslims, they have different understanding about inheritance, succession, marriage, maintenance, etc. But over a period of time our constitution envisages कि हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी अटेन कर लें इवन इन सिविलियन मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में तो यूनिफॉर्मिटी स्टार्टिंग से हैं। अब अगर आप देखें कि आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से आ रहा है, तो ड्यूरिंग colonial टाइम इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हैव अ यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ इन द नेम ऑफ सिविलाइजिंग द नेशन। ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि पर्सनल लॉ में भी पूरी यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई, आपको पता होगा 1857 की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि जो सोल्जर क्लास था दैट वाज
दैट वन मेजर फैक्टर, बाकी भी फैक्टर्स थे, बट मेजर फैक्टर वाज कि सोल्जर क्लास वाज अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल्स। जैसे सिख लोगों को कहा जा रहा था अपने बाल काटो, तो हिंदुओं को कहा जा रहा था कि आप कैट्रिजेस का इस्तेमाल करें, जिसमें एक रूमर था कि उसके ऊपर जो ग्रीस है वो शायद से बीफ से बना हुआ है। तो यूनिफॉर्म तरीके से अपने रूल्स को अप्लाई करने के कारण इतना मैसिव रिवोल्ट हो गया 1857 का, जिसके बाद से एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यूनिफॉर्मिटी को इम्पोज ना किया जाए और यूनिफॉर्मिटी को सीक किया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए ग्रेजुअल मैनर, एंड दैट इज़ वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज नॉट मेड statutory provision, but it was made as a part of DPSP, which has to be attained over a period of time. तो डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ए सेड बिकेम पार्ट ऑफ DPSP, which was to be achieved over a period of time but not forced on Indian society, because सोसाइटी के अंदर लोग अलग अलग जाति धर्म से आ रहे हैं, और आज़ादी जब हमारी हुई उसके बाद देश में थोड़ा कम्युनल टेंशन का माहौल था, पार्टीशन हुआ था। तो व्हेन द एटमॉस्फेयर वाज लिटिल बिट टॉक्सिक, कई जगहों पे दंगे भी हुए थे, वैसे हालात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पुश करना भारत सरकार ने उचित नहीं समझा और इसलिए उसको उन्होंने DPSP का हिस्सा बना दिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कई दफ़ा ऐसी चर्चा चल रही है कि अब धीरे धीरे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को अटेन करने की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर इन सम केसेस ऑल्सो वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसे कुछ दिनों पहले तक, कुछ साल पहले तक ट्रिपल तलाक की भी प्रैक्टिस चल रही थी इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉ, और ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है दैट वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द आइडियाज़ ऑफ राइट टू इक्वालिटी, या यू मे से राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, आर्टिकल 21। तो वो भी चल रहा था इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ बहुत सारे जगहों पे वायलेट हो रहे हैं बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल लॉज, और इसलिए ज़रूरी है, अभी मॉडर्न टाइम्स में एक चर्चा चल रही है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लाना चाहिए। क्या फ़ायदे होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने से? देश में यूनिटी बढ़ेगी। अभी अलग अलग धर्म के नाम पे, अलग अलग कम्युनिटी के नाम पे अलग अलग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिससे कम्युनल टेंशन्स बढ़ रहे हैं बेवजह के। अभी कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस से, कॉमन यूनिफॉर्मिटी से एक तरीके की आप समझिए देश में यूनिटी का माहौल बनेगा। व्हेन एवरीवन विल फॉलो सेम टाइप ऑफ रूल्स लॉज, देन देयर विल बी रेस्पेक्ट फॉर लॉ, प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी, व्हेन पीपल्स कम्युनल टेंशन्स विल कम डाउन, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इन सिंक विद द आइडिया ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग, और धर्मों में भी तो अलग अलग सेक्ट है ना, अलग अलग सेक्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें अलाउ की गई हैं जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी के थॉट्स के अगेंस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इस्लाम इट इज़ कंसिडर्ड कि आफ्टर प्यूबर्टी, अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, मैरिजेज शुड बी अलाउड। रादर इन सम सेक्ट इट इज सेड कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी मैरिजेज मस्ट बी कंडेम्ड, मस्ट बी कंडक्टेड और सोलमनाइज्ड। तो पुबर्टी एज कितना हुआ? 13-14। तो सम सेक्ट्स में ये भी माना जाता है कि 13-14 शुड बी द एज ऑफ मैरिज, विच इज डायरेक्टली वायलेटिंग द मिनिमम मैरिजेबल एज एक्ट। सो इट इज़ नॉट इन सिंक विद द मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटीज थॉट्स। तो अगर UCC अटेन हम लोग कर लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो इट विल बी इन लाइन विथ और इन सिंक विथ मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ऑफ कोर्स अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करते हैं तो इट विल हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। अदरवाइज डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सेक्ट्स हैविंग देयर डिफरेंट पर्सनल लॉज इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ confusion एंड कॉम्प्लेक्सिटी as far as personal laws are concerned। और ऐसा माना जाता है कि इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है वो उठाना पड़ता है विमेन को। जेंडर जस्टिस इज़ वायलेटेड। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले तक जैसे कि मैंने चर्चा की ट्रिपल तलाक की बात हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली इट पैट्रियार्की इज़ प्रमोटेड इन मैनी केसेस इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज एंड कम्युनिटी राइट्स। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे द प्रैक्टिस ऑफ बाईगैमी या अदर प्रैक्टिसेस वेयर women rights are compromised, those practices could be done away if we bring uniform civil code.
अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है वो भी ज़रा देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो सिग्निफिकेंट केस है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के वो है शाह बानो केस ऑफ 1985। शाह बानो का क्या मैटर था वो ज़रा समझिए। शाह बानो वॉज अ 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमन जिनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया था। दे वर मैरिड इन 1932 और बाद में इनके हस्बैंड ने इनको 62 साल की उम्र में डिवोर्स दे दिया और इनके 5 बच्चे थे। तो शाह बानो ने मेंटेनेंस के लिए जो डिवोर्स के बाद जो एलिमनी की रकम कहते हैं या क्लेम फॉर मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया एंड शी रजिस्टर्ड ए केस अंडर सेक्शन 123 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विच सेज कि इट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन अ मैन to provide for his wife during the marriage after divorce if she is not able to fend for herself। तो शाह बानो ने इस प्रोविज़न का इस्तेमाल करके CRPC का इस्तेमाल करके केस किया कि भाई मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है तो मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जबकि उनके हस्बैंड ने इस क्लेम को कॉन्टेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इद्दत के पीरियड के बाद कोई मेंटेनेंस देने की बात नहीं है। इद्दत का पीरियड नॉर्मली कौन सा पीरियड माना जाता है? इट इज़ द वेटिंग पीरियड अ वुमन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड और डिवोर्स विच इज़ नॉर्मली 3 मंथ्स। तो डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद या डिवोर्स के बाद एक वुमन को 3 महीने तक लगभग वेट करना होता है विच इज़ नोन एज इद्दत पीरियड बिफोर शी कैन मैरी सम अदर मैन। तो बोले बस इद्दत पीरियड तक इनके हस्बैंड उन्होंने कहा कि अहमद खान, इनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान, इन्होंने कहा कि सिर्फ इद्दत के पीरियड तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस देने की बात है और मैं वही दूंगा, उसके आगे नहीं दूंगा। तो आप एक बार फिर एक एग्जांपल देख रहे हैं जहां पे पर्सनल लॉ इज अगेंस्ट सम क्रिमिनल लॉज, वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म लॉ। तो पर्सनल लॉज बहुत बार वेल डिफाइंड क्रिमिनल लॉज या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट चले जाते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट को एक कानून बनाना होगा। शाह बानो को तो उन्होंने मेंटेनेंस दिलवा दिया, वो तो लेकिन एक इंडिविजुअल केस हो गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूशनल बदलाव लाने के लिए पार्लियामेंट को एक डायरेक्शन दिया कि आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कानून बनाना होगा in order to implement uniform civil code। मतलब you must over a period of time frame law in order to give shape to uniform civil code। Unfortunately हमारी सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो केस के डायरेक्टिव के बावजूद भी अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। अभी हाल फिलहाल में इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। जैसे 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक फिर पिटीशन फाइल किया गया कि आखिर अभी तक सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने कानून क्यों नहीं बनाया। और उस पिटीशन में कहा गया कि कोर्ट डायरेक्शन दे कि अब मैंडेटरी तरीके से पार्लियामेंट कानून बनाए इस मामले पे। वो बात अलग है कि कोर्ट ने मना कर दिया कि हम फोर्स नहीं कर सकते पार्लियामेंट को मैंडेटरी तरीके से कानून बनाने के लिए। अभी वापस से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा शुरू हुई है जब लॉ कमीशन ने 22nd लॉ कमीशन ने अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनका व्यू मांगा है ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप कह सकते हैं कि द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस और आने वाले 5-6 सालों में यू कैन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ए रियलिटी। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक ही स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ, दैट इज़ गोवा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अंबुबाची मेला दैट हैज बिगन फ्रॉम टुडे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली असम कल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको तो इसके बारे में पता ही है, बट होपफुली न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर पाए। तो अंबुबाची मेला बिगैन विथ अंबुबाची महायोग। अंबुबाची महायोग क्या होता है? 4 दिन का रिचुअल होता है where the Shakti Peeth is covered with a red cloth which is removed after 4 days and distributed as prasad. Every year along with Ambubachi Mahayog, Ambubachi Mela is also conducted where people gather in large numbers. तो अंबुबाची मेला का कल्चरल सिग्निफिकेंस समझते हैं या सोसाइटल सिग्निफिकेंस समझते हैं। अंबुबाची मेला सिंबलाइजेज फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या।
तो देर इज़ नो आइडल, एक बात आपको ध्यान देनी है, आपको पता भी होगा, नो आइडल इन द टेम्पल, द गॉडेस इज वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ योनी लाइक स्टोन विच ओवर विच अ नेचुरल स्प्रिंग फ्लोज। द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज दिस अंबुबाची मेला, इसको हम लोग महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। इसका सोशल सिग्निफिकेंस समझिए, अंबुबाची मेला का सोशल सिग्निफिकेंस समझिए। देखिए, दिस अंबुबाची मेला सेलिब्रेट्स गॉडेस पीरियड विच इज़ वन ऑफ द रीजन वाई द टैबू एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज लेस इन असम। समझिए आप इस बात को कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारा टैबू है इंडिया के बाकी जगहों पे। कई सारे मंदिरों में ऐसी नियम भी है कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन कैन नॉट इंटर द टेम्पल, बट आप देखिए असम के अंदर हम लोग अंबुबाची मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं टू सेलिब्रेट मेंस्ट्रुएशन इटसेल्फ। सो दैट इज़ वन बिग रीज़न वाई इस तरह का फेस्टिवल मनाने के कारण हमारे स्टेट के अंदर मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट अ टैबू, उतना नहीं है जितना बाकी जगहों पे इंडिया के अंदर देखा जाता है। सो रिलीजियस सिग्निफिकेंस हैविंग और रिलीजियस rituals playing an impact on positive societal change. This is one good example. So the attainment of womanhood of girls in Assam is often celebrated in many places by a ritual called Tuloni Biya, means a small wedding. Ambubachi Mela serves as an occasion to promote awareness on menstrual hygiene as well. The next article is about new raw chief. This topic is important from prelims exam point of view. आजकल इस तरह के आरे टेरे सवाल वो लोग यूपीएससी हो या एपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, तो धीरे धीरे कलेक्ट करते चलेंगे, साल के अंत में फिर रिवाइज करेंगे। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फिल्में देख देख करके तो इतना पता चल ही गया होगा कि इट इज़ ए प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, राइट। कब इस्टेब्लिश किया गया वो देखिए, 1968 में इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि साइनो इंडिया वॉर 1962 का और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965, दोनों में ही हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे इंटेलिजेंस, खासकर फॉरेन इंटेलिजेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर हमने रॉ बनाया 1968 में। हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, मोटो इसका धर्मो रक्षित रक्षति रक्षित, द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड। इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड रॉ रिपोर्ट्स टू कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो वैसे तो पीएम के अंदर है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए रिपोर्ट करते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर मिस्टर रवि सिन्हा जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ रॉ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, अंटार्कटिका में इंडिया का जो सबसे पहला रिसर्च बेस स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री, जगन्नाथपुरी इज़ वाइट पगोरा, दैट इज़ ट्रू, लेकिन कोणार्क टेम्पल नहीं, पूरी टेम्पल इज़ वन ऑफ द 4 चार धाम। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट डिलिमिटेशन कमीशन से सही हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।